नमस्कार। कार्यक्रम कानूनी सलाह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम कानून से संबंधित विषयों पर बातचीत करते हैं और इन विषयों पर आपको मार्गदर्शन भी देते हैं। आज हम अपने इस कार्यक्रम में बेहद खास विषय को शामिल कर रहे हैं, लोक अदालत। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ सिविल जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री हर्ष यादव जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन उत्तराखंड के स्टूडियो में। नमस्कार, थैंक यू। सर, आज हम, जैसा कि ये हमारा विषय लोक अदालत है और हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से यही प्रयास रहता है कि हम जन सामान्य को जोड़ें और कानून से संबंधित विषयों पर उन्हें जानकारी दें और उनका मार्गदर्शन करें। तो सबसे पहले हम इसी बात को लेकर के शुरुआत करना चाहेंगे कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है और किस प्रकार से ये कार्य करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन अधिकारों के अतिरिक्त राज्य के ऊपर कुछ ऐसे कर्तव्य भी अधिरोपित किए गए हैं जिनकी पूर्ति करना राज्य के लिए आज्ञापक है। अनुच्छेद 39 क के अंतर्गत हम भारत के नागरिकों को न्याय सुलभ कराने के संबंध में भी प्रावधान है, जिसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया है जी। उस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है जी। इसके अतिरिक्त उस अधिनियम के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय में उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, माननीय उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं जो हमारे जिलों की तहसीलें हैं वहाँ पर तालुका विधिक सेवा समितियों का गठन भी किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून मुख्यतः माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के अंतर्गत जो भी कार्य प्रदान किए जाते हैं उनको निर्वहन करता है जी। इसके अतिरिक्त जो अधिनियम के अंतर्गत उत्तरदायित्व हैं उनका भी निर्वहन करता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के गठन के विषय में जहाँ तक बात है जी, माननीय अध्यक्ष जो इसके हैं वो हमारे जिला न्यायाधीश महोदय हैं। इसके अतिरिक्त जो बोर्ड है उसमें हमारे जिलाधिकारी, एसएसपी, हमारे जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, जिला शासकीय अधिवक्ता रेवेन्यू, जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून भी इसके पदेन सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों का जहाँ तक प्रश्न है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य कार्य लोक अदालतों का आयोजन करना भी है जी। इसके अतिरिक्त समय समय पर जो अन्य दायित्व दिए गए हैं, जैसे हमारा जो लीगल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते हैं जी। उसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून में परावधिक कार्यकर्तागण की नियुक्ति हुई है, जो हमारे प्रत्येक जनपद देहरादून के लगभग प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र को कवर करते हैं जी। वहाँ पर समय समय पर छोटे और बड़े कैंपों का आयोजन करके जो हमारे विभिन्न कानून हैं उनके विषय में जानकारियों का प्रचार प्रसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जो उद्देश्य है वो निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना भी है। जो हमारा 1987 का अधिनियम है उसका मुख्य उद्देश्य था कि समाज के अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग हैं, जो आर्थिक रूप से या किसी अन्य निर्योग्यता की वजह से न्याय को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाए। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे यहाँ पैनल लॉयर्स अपॉइंट किए गए हैं, जो जनपद मुख्यालय देहरादून में, जो बाह्य न्यायालय हैं हमारे ऋषिकेश में, विकास नगर, डोईवाला और मसूरी में भी पैनल एडवोकेट्स नियुक्त हैं। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के को आवेदन करने वाले बचाव पक्ष हेतु चीफ डिफेंस काउंसिल सिस्टम भी कार्यरत है,
जिसमें चीफ डिफेंस काउंसिल और असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल भी कार्यरत हैं। इनके माध्यम से भी हम जो भी आवेदक हमारे पास आते हैं उनके बचाव के लिए व्यवस्था करते हैं। जी सर, आपने बहुत ही व्यापक तरीके से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में हमें जानकारी दी। आज हम लोक अदालत विषय पर बातचीत करें। अदालतों का जो ढांचा है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, प्रणाली है हमारी, निचली अदालतें हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हैं, सर्वोच्च न्यायालय है। तो लोक अदालत शब्द को, अगर इस शब्द को हम जानना चाहें जन सामान्य की भाषा में, तो लोक अदालत क्या है सर? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं जी, अगर कहीं किसी भी तरीके का विवाद होता है, चाहे वो फौजदारी प्रकृति का हो, राजस्व से संबंधित मामले हों, पारिवारिक मामले हों, श्रम संबंधी मामले हों या संवैधानिक प्रश्न हों, जी, हमारे यहाँ विभिन्न स्तरों पर अदालतों का गठन किया गया है, जिसके जो शीर्ष स्तर है उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में है। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। जिला स्तर पर भी जिला न्यायालय कार्यरत होते हैं। जो भारतवर्ष की जनसंख्या है और जितने नंबर ऑफ केसेज आते हैं उनका निस्तारण करने के लिए जो मौजूदा व्यवस्था है, जितने हमारे मामले हैं, वो काफ़ी समय लगने की संभावना है। जी, लोक अदालत एक ऐसा वैकल्पिक मंच है जी, जो मुकदमों का शीघ्रता से निस्तारण करने के लिए एक अवसर पक्षकारों को उपलब्ध कराता है। लोक अदालत में जो कार्यवाही होती है वो पक्षकारों की सहमति के आधार पर होती है और उनकी सहमति को जो लोक अदालत पीठ होती है, लोक अदालत पीठ के समक्ष रिकॉर्ड किया जाता है और उस विवाद का स्थायी रूप से निदान हो जाता है। जी, लोक अदालत जैसा कि आपने बताया सर, इसका जो गठन है वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण करता है। इसके बारे में आपने जैसे बताया भी है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा भी लोक अदालत का गठन किया जाता है। लोक अदालत जनता की अदालत से हम क्या समझ सकते हैं? इसे क्या उद्देश्य है इसका? लोक अदालत का मुख्य जो उद्देश्य है जी, वो जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनको समय से न्याय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वो समनीय मामलों में अपने मामले निस्तारित कराने का अवसर प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त जो भारतीय न्याय प्रणाली है उस पर कहीं किसी हद तक जो बर्डन है उसको भी रिड्यूस करने का एक अवसर प्रदान करता है। अगर पक्षकार उसमें सहमत होते हैं तो वो मामले निस्तारित हो जाते हैं, अर्थात उतने मामलों का मेरिट के आधार पर निस्तारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इससे जो न्यायालय हैं उनका भी समय बचता है, पक्षकारों का समय बचता है। पक्षकारों को जो अपना समय मामलों में देना होता है या जो पैसा उनका लगता है वो भी बच जाता है। तो लोक अदालत का यही उद्देश्य है। जी सर, लोक अदालतें जो हैं जैसा कि आपने बताया भी है, इनके जो उद्देश्य हैं इसमें खास बात यही है कि पक्षकार की सहमति ज़रूरी है। अगर दो पक्षों में से एक पक्ष भी अगर सहमत नहीं है तो वो लोक अदालत में नहीं जा सकता है, ऐसा है? देखिए, लोक अदालत में जाने की जो प्रक्रिया है जी, लोक अदालत में मामले कितने तरीके, पहले तो मैं इस पर आऊँगा कि लोक अदालतें कितने तरीके की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आयोजित करता है। इसमें जैसा आपको विदित है कि 13 मई 2023 को हमारे राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर भी जिला देहरादून में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकृति के जो सिविल मामले हैं, राजस्व संबंधी मामले हैं, पारिवारिक मामले, इसमें तलाक को छोड़ के, और जो आपके जल कर से संबंधित मामले हैं, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित मामले हैं, या फौजदारी प्रकृति के ऐसे मामले जहां कानून में उनको कंपाउंडिंग परमिट की गई है, समनीय प्रकृति के हैं, उनको भी निस्तारित किया जाएगा जी। ये नेशनल लोक अदालत के साथ साथ उसी दिन एक प्री लिटिगेशन लोक अदालत भी आयोजित की जाती है, जो नेशनल लोक अदालत का ही भाग है। उस प्री लिटिगेशन के जो मामले हैं, प्री लिटिगेशन से मतलब ऐसे मामले हैं जो अभी तक किसी भी न्यायालय में योजित नहीं हुए हैं और उनमें पक्षगण आपसी सहमति से निस्तारण करना चाहते हैं, तो वो सारे मामले भी उस नेशनल लोक अदालत में ही टेकअप होते हैं और उनका जो एग्रीमेंट है वो रिकॉर्ड किया जाता है। जहाँ तक प्रश्न था कि किस प्रकार लोक अदालत में मामले संदर्भित किए जाते हैं जी।
इसमें पहला है कि पक्षकार दोनों पक्ष सहमत हैं जी। कि मामला हमारा लोक अदालत को संदर्भित कर दिया जाए, तो वो मामला लोक अदालत को जाएगा। दूसरा, एक पक्ष आवेदन देता है कि मेरे मामले में समझौते की पूर्ण गुंजाइश है, जो दूसरा पक्ष है वो भी समझौता कर सकता है, मेरे मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत के या लोक अदालत के समक्ष संदर्भित कर दिया जाए, तो वो मामले जाते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति भी आती है कि एक पक्ष कह रहा है और न्यायालय को ये लगता है कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, ये मामला निस्तारित हो सकता है, तो वो भी मामले लोक अदालत को संदर्भित किए जाते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर लोक अदालत में हम किसी मामले को ले जाते हैं जो किसी कोर्ट में चल रहा है और अगर दोनों पक्ष सहमत हैं कि ये मामला लोक अदालत में ले जाया जाए और वहाँ पे विवाद का निस्तारण करना चाहते हैं, तो समय भी निश्चित रूप से उनका बचेगा। जी। हाँ, बिल्कुल, उनका समय भी बचेगा, उनका जो उनको आर्थिक रूप से जो जितना उनका खर्चा होता है वो भी उनकी बचत होगी जी। और जो आज के युग में जिस तरीके से लोगों के उत्तरदायित्व तो बढ़े हैं, तो समय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, उनका काफ़ी समय बच जाता है। ऐसे मामले भी लोक अदालत में निस्तारित हुए हैं जिनमें 15 साल 20 साल से पार्टीज लड़ रही हैं मुकदमे, लेकिन वैकल्पिक मंच पर लोक अदालत में वो आपसी सहमति से मामले निस्तारित किए निश्चित रूप से, और ये मंच काफ़ी अहम है अगर वो अपने केसेस को सुलझाना चाहते हैं। सर, आपने नेशनल लोक अदालत की बात करी, तो ये हम जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से भी कि लोक अदालतें कितने प्रकार की होती हैं। ये क्या ये नेशनल लोक अदालत होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होता है या तालुका लेवल पर भी होता है? जी देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, लोक अदालतें आयोजित करना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उत्तरदायित्व है। जी। नेशनल लोक अदालत का जो निर्णय है वो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लिया जाता है। जी। उसकी तिथि नियत की जाती है। उसके अनुपालन में सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी जिलों में लोक अदालतें आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे प्रत्येक माह परंपरागत लोक अदालतें सभी न्यायालयों में आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा अगर किसी विशिष्ट विषय पर कोई बैंक या कोई और संस्थान ऐसा है जो ये चाहता है कि इस प्रकृति के मामलों की स्पेशल लोक अदालत आयोजित कर दी जाए, तो उस पर भी मामलों की संख्या को देखते हुए विचार किया जाता है और विशेष लोक अदालतें भी आयोजित की जाती हैं। जी। एक तथ्य और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक जिले में लगभग, हमारे यहाँ भी जेल में भी जेल लोक अदालतों का आयोजन प्रत्येक माह करता है, जिसमें जो छोटे मामले हैं, कंपाउंडिंग प्रकृति के मामले हैं, उनको वो मामले भी जेल लोक अदालत के माध्यम से प्रत्येक माह निस्तारित किए जाते हैं। जी सर, जैसा कि लोक अदालत है और आप क्योंकि विधिक सेवा के अधिकारी हैं, ये कहा जाए कि ये अदालतें अन्य अदालतों से अलग हैं, क्या भिन्नता इसमें आपको लगती है? देखिए, जैसा हम लोग बात कर रहे थे, जी, जो हमारी नॉर्मल प्रक्रियाएं हैं, जी, जो सामान्य तरीके से अदालतें काम करती हैं, चाहे हम जिला स्तर पर जिला न्यायालयों की बात करें, राज्य स्तर पर हमारे माननीय उच्च न्यायालय है या राष्ट्रीय स्तर पर माननीय उच्चतम न्यायालय पूरे देश के लिए है, उनकी एक प्रक्रिया है। जैसे आप सिविल के मामले हैं तो सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रोसीजर दिया हुआ है, वो कोर्ट को फॉलो करना होता है। जो भी न्यायालय सिविल के मामले देख रहा है उस प्रक्रिया का पालन करता है। इसके अतिरिक्त जनरल रूल सिविल हमारे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बनाए हुए हैं उसका पालन करता है। इसी तरीके से जो फौजदारी के मामले हैं, फौजदारी के मामलों के लिए भी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जो प्रावधान दिए गए हैं और जनरल रूल क्रिमिनल में जो प्रावधान दिए गए हैं उनको फॉलो करना होता है। जब आप लोक अदालत में आते हैं तो लोक अदालत ऐसा मंच है जहां कोई डेट नहीं लगनी है, आपको आपसी बातचीत के आधार पर मामले का निस्तारण होना है और लोक अदालत को कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर भी फॉलो नहीं करना है। वो बहुत ही एक संक्षिप्त प्रक्रिया है जी। तो इस मायने में ये जो हमारी नॉर्मल अदालतों से जो मतलब होता है उससे ये लोक अदालत भिन्न है जी। सर, किस प्रकार के मामले, आपने पहले भी जिक्र किया कि हम ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के मामले लोक अदालत सुनती है और क्या इसमें सिविल मामले जिस तरह के भी मामले आते हैं या कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हें लोक अदालत में नहीं ले जाया जा सकता? देखिए, मैं इसको दो पार्ट्स में लेता हूँ जी। फर्स्ट ये है कि कौन से मामले लोक अदालत में संदर्भित किए जा सकते हैं। बिल्कुल, इसमें समय समय पर हमारे द्वारा भी प्रचार प्रसार किया जाता है कि सिविल प्रकृति के मामले, राजस्व से संबंधित मामले,
इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित मामले या पारिवारिक मामले जिनमें तलाक को छोड़ के, श्रम संबंधी मामले, एनआई एक्ट, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा केसेज हैं, एनआई एक्ट से संबंधित मामले, इस तरीके के सभी मामले लोक अदालत में संदर्भित किए जा सकते हैं। जो नहीं किए जा सकते वो ऐसे मामले, ऐसे फौजदारी के मामले हैं जो जिनमें विधि द्वारा कंपाउंडिंग परमिट नहीं है जी। ऐसे, जैसे आपको अगर सामान्य भाषा में मैं कहूँ तो जो हत्या से संबंधित मामले हैं, दहेज हत्या से संबंधित मामले हैं, रेप बलात्कार संबंधी मामले हैं, बच्चों के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामले हैं, ये कुछ उदाहरण हैं जो पूरे समाज के विरुद्ध अपराध हैं और राज्य ने यह मानता है कि ये समन योग्य नहीं है, इसलिए ऐसे मामले अभी इनके लिए लोक अदालत में संदर्भित किया जाना संभव नहीं है। जी। कहा जा सकता है जिन मामलों की श्रेणी काफ़ी गंभीर है, जैसे बलात्संग है या फिर हत्या के मामले हैं या अन्य कोई इस तरह के रियर क्राइम है, तो उन्हें इस श्रेणी में या लोक अदालत के माध्यम से हम नहीं ले जाया जा सकते। वो एक जो न्यायालय की जो प्रक्रिया है, प्रॉपर जिस तरीके से प्रक्रिया चलती है उसी के तहत उसका निपटान किया जाएगा। जी सर। सर, लोक अदालत में जब किसी वाद को हमें दायर करना है या वहाँ पर हमें किसी वाद को ले जाना है, दो पक्ष किस तरह से अपनी बात, अपने वाद को वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं? देखिए, एक तो हमने जो बात की कि आवेदन दिया जा सकता है जिस भी कोर्ट में मामला लंबित है, वहाँ पर कोई भी पक्ष या दोनों पक्ष न्यायालय में अपनी बात रख सकते हैं और अपने मामले को लोक अदालत को संदर्भित करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसा हम बात कर रहे थे प्री लिटिगेशन लोक अदालत, जी, उसकी जो प्रक्रिया है उसमें जैसे मुख्यतः बैंकिंग से संबंधित मामले या बीएसएनएल से संबंधित मामले या आपकी इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित कुछ मामले हो सकते हैं जिनको वो प्राइमरी स्टेज पर ही निस्तारित कराना चाहते हैं। उसमें दूसरे पक्ष को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से वो नोटिस भिजवाते हैं। अगर दूसरा पक्ष सहमत होता है तो वो धनराशि के संबंध में आपसी बातचीत करके और जैसे जो भी हमारी लोक अदालत की तिथि नियत होती है उस दिन उस मामले का जो कंप्रोमाइज़ है, जो सेटलमेंट है, वो रिकॉर्ड कर दिया जाता है और वो मामला अंतिम रूप से निस्तारित हो जाता है। जी। अब हम शक्ति की बात करते हैं। अदालत की जो शक्ति है वो सर्वोच्च है, उच्चतम न्यायालय है। क्या लोक अदालत की शक्तियों की अगर बात करें तो क्या यहाँ पर जिस तरीके के डिसीजन दिए जाते हैं, यहाँ पर जिस तरीके से फैसला सुनाया जाता है, तो उसकी शक्ति में कोई अंतर है या वो भी एक परमानेंट विवाद का निस्तारण वहाँ पे हो जाता है लोक अदालत में? सर देखिए, जैसा हमने बात की जी, लोक अदालत की कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रक्रिया नहीं है जी जो उसको फॉलो करनी हो। जी। सामान्य अदालतें जो दंड प्रक्रिया संहिता है, सिविल प्रक्रिया संहिता है, जनरल रूल्स क्रिमिनल हैं, जनरल रूल्स सिविल हैं, उनका पालन करना उनके लिए आज्ञापक है, मैंडेटरी है। लोक अदालतों में अगर दोनों पक्ष सहमत होते हैं, मामला समनीय प्रकृति का है और उसमें कोई सेटलमेंट हो जाता है, उस सेटलमेंट को जो लोक अदालत बेंच होती है, लोक अदालत बेंच वेरीफाई कर देती है। उसके बाद वो जो सेटलमेंट है वो डीम्ड डिक्री होता है। डीम्ड डिक्री का मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो ऐसा माना जा सकता है कि किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित कर दिया गया है, सिविल न्यायालय के आदेश की भांति उसको इन्फोर्स कराया जा सकता है। जी। तो शक्तियों की जहाँ तक बात है तो उसका प्रभाव लगभग वही है जो कोर्ट ने मेरिट के आधार पर मामले तय किए जाते हैं, उसी तरीके का प्रभाव होता है। बस ये है कि ये समय से इसका निस्तारण हो जाता है। दूसरा पैसे जो पार्टीज़ के लग सकते हैं वो बच जाते हैं और थोड़ा सा अगर हम कहें तो न्याय प्रणाली का वर्णन भी कुछ हद तक कम कर सकता है। बिल्कुल। सर, लोक अदालत के जो फैसले होते हैं, इन फैसलों के खिलाफ क्या किसी अन्य न्यायालय में जा सकता है पक्षकार? इस पर क्या? देखिए, जो लोक अदालतें हैं जी, क्योंकि लोक अदालतों में जो भी मामले निस्तारित होते हैं वो पक्षकारों की आपसी सहमति से निस्तारित होते हैं। जी। तो इनके विरुद्ध सामान्यतः कोई भी अपील का प्रावधान नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियों में जहां फ्रॉड के केसेस हो सकते हैं, जी, या किसी ने दूसरे के नाम से कंप्रोमाइज़ कर दिया, अगर इस तरीके का कोई विवाद आता है तो बहुत ही लिमिटेड ऐसे केसेज हो सकते हैं जहां कोई रेट या अदर प्रोसीडिंग की जा सकती हो। अदरवाइज़ लोक अदालत में जो भी मामले निस्तारित होंगे वो अंतिम रूप से निस्तारित हो जाते हैं। सामान्यतः उनके विरुद्ध
कोई भी अपील योजित नहीं हो सकती है। सर, इस बात को भी हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे, लोक अदालत में क्या कोई कमेटी होती है जो फैसलों को देती है, कोई ज्यूरी बनाई जाती है? कौन से लोग लोक अदालत का भाग होते हैं? प्रत्येक जैसे अभी हमारी 13 मई 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रस्तावित है। उस राष्ट्रीय लोक अदालत के सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पूरे जनपद में 11 लोक अदालत पीठों का गठन किया है। लोक अदालत पीठों में एक न्यायिक सदस्य होते हैं जो हमारे कोई भी जज साहब हो सकते हैं, दूसरा एक मेंबर होते हैं। जनरली जो हम मेंबर्स हमारे होते हैं वो अधिवक्ता होते हैं। तो 2 लोगों को मिलके एक पीठ का गठन होता है। उनकी सहायता के लिए लोक अदालत बेंचों की सहायता के लिए अन्य स्टाफ भी, क्लरिकल स्टाफ भी नामित किया जाता है। तो जो भी मामले उनको संदर्भित किए गए होते हैं उन मामलों को लोक अदालत बेंच के समक्ष रखा जाता है और उनका निस्तारण किया जाता है। जी सर, लोक अदालत में आपने कौन कौन से मामले इन बातों का जिक्र भी किया है। हम अगर पारिवारिक मामलों की बात करें, किसी का डिवोर्स का केस है और तलाक का केस है, सामान्य न्यायालयों में काउंसलिंग चलती है और दोनों पक्ष को बुलाया जाता है। तो लोक अदालत में भी क्या, अगर डिवोर्स लेना है, जैसे सहमत तो हो गए हैं, लेकिन अगर वहाँ पर जाकर के एक पक्षकार मुकर जाता है तो उसके पास क्या विकल्प रहता है फिर कार्रवाई का? देखिए, हमने जब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों की बात की तो हमने उस पर बात की कि हम जो हमारा पैनल है, अधिवक्ताओं का पैनल है, हमारे परावधिक कार्यकर्ता हैं और उसके अतिरिक्त हमारा चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ जो फ्रंट ऑफिस है उसमें कुछ लिमिटेड स्तर पर काउंसलिंग का कार्य भी किया जाता है कि अगर 2 पक्षों में कोई विवाद है, जिसका कुछ पारिवारिक विवाद है, छोटा विवाद है, तो उसको वो जो रिटेनर लॉयर हैं, परावधिक कार्यकर्ता हैं, वो अपने स्तर पर भी उनकी बातचीत कराने का प्रयास करते हैं। जी, मैंने पारिवारिक मामलों के जब बात की राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाने के लिए, तो ये बताया कि तलाक के जो मामले हैं वो राष्ट्रीय लोक अदालत में नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ डिक्लेरेशन की आवश्यकता होती है। जी, वो जो हमारे पारिवारिक न्यायालय हैं, जैसे जनपद देहरादून में 3 हमारे मुख्यालय पर और बाकी ऋषिकेश और विकास नगर में भी पारिवारिक न्यायालय, कुटुंब न्यायालय कार्यरत हैं। जी, उन न्यायालयों के माध्यम से ही वो मामले निस्तारित हो सकते हैं। दूसरा आपका प्रश्न था कि अगर कोई मामला राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए संदर्भित हो गया है जी, और जब संदर्भित कराया उस समय वो पक्ष एग्री कर रहा था, हाँ, उस समय दोनों, मान लीजिए दोनों पक्ष एग्री कर रहे थे जी, और एक पक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच के समक्ष जब गए तो एक पार्टी उसमें से मुकर गई जी। ऐसी परिस्थिति में बेंच उस सेटलमेंट को रिकॉर्ड नहीं करेगी, उसको वेरीफाई नहीं करेगी जब तक दोनों पक्ष सहमत नहीं होंगे। जो हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत की या लोक अदालत की बेंच होंगी वो उस मामले को अंतिम रूप से निस्तारित नहीं करेंगे और ये मामला जो है वो वापस जिस भी न्यायालय से आया है उन्हीं के यहाँ पर वापस कर दिया जाएगा। जी, बहुत सुंदर तरीके से सर आपने इसको भी बताया। सर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इसे हम और गहराई से समझना चाहेंगे। क्या कार्य है ये आपने बताया, उद्देश्य क्या है और किस ढंग की और मामलात इसमें इनको देखता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण? देखिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कुछ कार्य मैंने आपको अभी बताए जी, जैसे लीगल अवेयरनेस, जो हमारे डिफरेंट एक्ट्स हैं, अधिनियम हैं, नियम हैं, उनके संबंध में लोगों को जागरूक करना, उनकी सामान्य भाषा में जागरूक करना, इसके लिए हमारे परावधिक कार्यकर्ता हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे जनपद देहरादून में विधि महाविद्यालय हैं या यूनिवर्सिटीज़ में लॉ फैकल्टी हैं, वहाँ हमारे लीगल एड क्लिनिक खुले हुए हैं जी। उनके जो फाइनल ईयर के, 4th ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से विभिन्न विषयों पर ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और स्पीचेज के माध्यम से अवेयरनेस फैलाते हैं जी। इसके अतिरिक्त दूसरा जो कार्य था वो विधिक सहायता उपलब्ध कराना। जो भी आवेदक हमारे यहाँ आएगा वो 13 कैटेगरीज हैं, जिसमें सारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, SC ST के हैं या सारे ऐसे व्यक्ति जिनका 3 लाख से इनकम कम है जी।
तो वो सारे व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। इसके अलावा जो हमारा उत्तराखंड में प्रतिकर योजनाएं हैं, अपराध से पीड़ित सामान्य व्यक्ति और महिलाओं के लिए हमारे यहाँ 2013 और 2020 की 2 योजनाएं चल रही हैं, जिनमें जो पीड़ित पक्ष है उनको सरकार कुछ आर्थिक सहायता का भी प्रावधान करती है। ऐसे मामलों में प्रतिकर की धनराशि का निर्धारण करना भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का दायित्व है जी। जो प्रतिकर की धनराशि है वो 2 तरीके से निर्धारित होती है। जहां अगर मामला पॉक्सो से संबंधित है, पॉक्सो अधिनियम से संबंधित है, तो माननीय पॉक्सो न्यायालय जो भी न्यायाधीश होंगे वही उसको डिटरमाइन करेंगे कि इस पीड़ित को कितना अमाउंट दिया जाना है जी। उसकी लाइट में फिर जिला प्रशासन उनको भुगतान करता है। दूसरा, अगर कोई सामान्य महिला हैं या कोई और अन्य व्यक्ति हैं, उनके अगर मामले हैं, वहाँ लगता है कि इनको प्रतिकर दिया जाना आवश्यक है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ही डिटरमाइन करता है। 2020 की स्कीम में हम अंतरिम प्रतिकर भी निर्धारित करते हैं और फाइनल अगर कोर्ट से मामला डिसाइड होने के बाद भी प्रतिकर का निर्धारण करते हैं। और 2020 की स्कीम में माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से धनराशि उपलब्ध होने के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा ही भुगतान किया जाता है। 2013 की जो हमारी स्कीम है उत्तराखंड अपराध से पीड़ित प्रतिकर योजना, उसके अंतर्गत हम सिर्फ जो रिकमेंडेशंस हैं वो जिला प्रशासन उनको भुगतान करता है जी। तो इसके मैं कुछ और चीज़ें भी आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि समय समय पर डिफरेंट लॉ कॉलेजेज में हम लीगल विषयों पर डिबेट कंपटीशन कराते हैं। अन्य जो हमारे ऐसे विधिक महत्व के विषय हैं उन पर भी हम स्कूल्स में भी कार्यक्रम आयोजित कराते हैं। कई बार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ ऐसे कार्य दिए जाते हैं, जैसे जितने हमारे जिला कारागार देहरादून में बंदी निरुद्ध हैं जी, उनके संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो वो कार्य भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। वहाँ पर जैसे हमने अभी नवंबर माह में जितने भी बंदी थे उनका एक ब्रॉड, उनकी पारिवारिक परिस्थितियाँ क्या हैं, आर्थिक क्या हैं, मेडिकल की क्या स्थिति है, उनकी केसेस की क्या स्थिति है, अगर अपील है तो अपील की क्या स्थिति है, पूरा सर्वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा करके उसकी रिपोर्ट भी नवंबर माह में सबमिट की गई है। इसके अलावा जो अन्य कार्य भी समय समय पर दिए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा, आपने माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा एक जितेंद्र यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में कुछ निर्देश दिए गए थे, उसकी मॉनिटरिंग भी जो हमारे राज्य के जितने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हैं उनके द्वारा की गई। और जहाँ पर भी कूड़े से संबंधित समस्याएं मिली, वहाँ भी हमारे परावधिक कार्यकर्तागण ने उसका जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो ईमेल आईडी दी गई थी उस पर मेल करा के उनकी लोकेशन देके उसका भी निदान कराने का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो हमारी ये लोक अदालतें हैं ये एक बहुत ही बड़ा मजबूत विकल्प है अपने मामलों को निपटान कराने का। सर, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने पूरी चीज़ों को और इन बातों की जानकारी हमें मुहैया कराई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम, जिसमें आज हमने लोक अदालत के विषय में बातचीत की। हमें उम्मीद है कि आपको इस कार्यक्रम से निश्चित रूप से मार्गदर्शन मिला होगा। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आपसे हम लेते हैं विदा। नमस्कार।